आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में गीज़ा एजुकेशन। माय नेम इज़ संदीप शर्मा एंड टुडे स्टूडेंट्स अगेन आई एम देयर विथ यू टू प्रेजेंट अ न्यू टॉपिक, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। शुरू करने से पहले एक आग्रह करना चाहता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें एक ऑर्डर में देखिए, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने वीडियो 1 वीडियो 2 करके लिखा हुआ है। ऑर्डर में देखने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी टॉपिक आप शुरू करें, हर एक टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियोज इन अ प्लेलिस्ट एंड इन ऑर्डर, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो टुडे आज हमें क्या बात करनी है, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वेव्स। इसी प्रकार की वेव जो एक्सपेरिमेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं, लगभग सारी वेव्स आपकी वो देती हैं, है ना। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो वेव देती है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस की, और उससे संबंधित यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी हम लोग कुछ बात करेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं कोशिश करूँगा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने की, ताकि पहले हिस्से में मैं आपको कुछ खास चीज़ें बता सकूँ इंटरफेरेंस के बारे में, और उसके बाद वाले हिस्से में हम लोग YDSC एक्सपेरिमेंट यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा है, इंटरफेरेंस की अगर बात करें, व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। देखिए, इंटरफेरेंस जानने के लिए पहले आपको ये तो पता ही है कि वेव क्या होती है। वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। व्हाट इज़ अ वेव? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है। अब इस डिस्टर्बेंस या इस मूवमेंट को ही हम लोग वेव कहते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस दो प्रकार से, या वेव दो प्रकार से मूव कर सकती है। एक ट्रांसवर्स तरीका होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल तरीका होता है। लॉन्गिट्यूडनल में वेव जिस डायरेक्शन में बढ़ती है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जिस डायरेक्शन में बढ़ती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर आपको इंटरफेरेंस अच्छे से क्लियर होगा। ये एक्चुअली है क्या, वेव या डिस्टर्बेंस करता क्या है। डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाता है, और अगर वो मीडियम से होके गुजर रहा है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की भी बात कर लेंगे, वहाँ भी समझा दूंगा, क्योंकि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो तो लाइट के बारे में है। लाइट के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से डिस्टर्बेंस होगा। बट पहले मैं ये समझा देता हूँ, जैसे कि वेव या डिस्टर्बेंस करता क्या है। तो ट्रांसवर्स तरीके से आपके वेव इस प्रकार से प्रोपेगेट करती जाती है, ठीक है। तो ये वेव कहिए, डिस्टर्बेंस कहिए, इस प्रकार से प्रोपेगेट करता जाता है। तो ये जब डिस्टर्बेंस अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये कर क्या रहा है, मीडियम पार्टिकल को जिस समय वो मीडियम पार्टिकल पे पहुंचता है या मीडियम पे पहुंचता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जिस जगह पे वो पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या यार, ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अल्टरनेट ऑर्डर पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। बहरहाल किसी भी वक्त डिस्टर्बेंस के रास्ते में यानी वेव के रास्ते में मूव करने पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है वहाँ पे कर क्या रहा है, वहाँ पर पहुँचने पर उस मीडियम को वाइब्रेट करा रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, उसको वाइब्रेट कराता है, उसको वाइब्रेट कराता है, और ये मूवमेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इस तरीके से वाइब्रेशन मूव करता जाता है। इसको वाइब्रेट कराए, फिर इसको कराए, फिर इसको कराए, फिर इसको कराए, फिर इसको कराए। इस प्रकार से वेव मेरी या डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाता है। मीडियम पार्टिकल कहीं नहीं जाते, लेकिन अपनी जगह थोड़ी देर के लिए बस अपनी मीन पोजिशन के ऊपर नीचे डिस्प्लेस, ऑक्सीलेट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं ना। ये डिस्प्लेस हुआ, कहीं आगे थोड़ी ना चला गया पार्टिकल, या बस ये डिस्प्लेस हुआ फिर नीचे आएगा। तो ये जब डिस्प्लेस हुआ, इसके बाद जब ये डिस्प्लेस होगा, देखिए तो ये नीचे आने लगेगा, ये नीचे आ रहा है, और फिर ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब ये डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर तक गया, तो उसके बाद ये वाला पार्टिकल ऊपर उठना शुरू हुआ, और ये जब नीचे आ रहा है तो वो पार्टिकल, बस इसी प्रकार से ऐसे 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 वेव आगे या डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाता है, और मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर बस एक ऑक्सीलेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो मीन पोजीशन तो इसी प्रकार के ये ऑक्सीलेशंस ही हैं, ठीक। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं अधिकतम दूरी तक, है ना। इस प्रकार से पार्टिकल्स ऑक्सीलेशंस कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब सवाल वापस आता है कि इंटरफेरेंस क्या है। मान ले एक वेव आ रही है ट्रांसवर्स, एक वेव ऐसे आ रही है, एक जगह पर दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये मीट जब करते हैं तो क्या होगा वहाँ पे, मान लेते हैं एक कहीं सोर्स से वेव आ रही है, इस प्रकार से हम मान रहे हैं वेव आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसवर्स नहीं दिखा सकता ना, ऐसे 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 कर लो, और ये सॉलिड लाइन जो है इसको, ये
ये सॉलिड लाइन को आप क्रेस्ट मान लीजिए और ये उसको, तो ये इस प्रकार से ऐसे 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 वेव जनरेट हो रही होगी, है ना। इस प्रकार से ऐसे 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 ये वेव जनरेट हो रही होगी। मान लेते हैं एक सोर्स और भी कहीं वहाँ से भी वो भी अपनी वेव जनरेट कर रहा है, उसकी भी वेव जनरेट हो रही है। अब यहाँ क्रेस्ट एफ नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ। तो ये हो क्या रहा है, देखो बनती जा रही है ना, है ना। इसको भी आगे बढ़ा दो ऐसे इस तरीके से, ठीक। ये बात समझ में आई आपको। तो यार ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये जो बीच में ये जो पैटर्न बन रहा है, इसी पैटर्न को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। जब वेव मीट करती हैं एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो जो उनके मिलने से एक रिजल्टेंट पैटर्न बनता है वहाँ पे, उसी पैटर्न को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। और ये जो वेव मीट करती हैं, इस फिनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। लेट्स सी दैट कि होता क्या होगा जब दो वेव मिलती हैं, दो वेव मीट करती हैं। देखिए दो वेव मीट करती हैं तो यार इस प्रकार से करती हैं कि ये एक दूसरे से होते हुए निकल जाती हैं, ठीक है। यानी एक वेव के मूवमेंट को दूसरी वेव का मूवमेंट इफेक्ट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि वेव ऐसे जा रही है और वो उधर से वेव अगर ऐसे आई तो ये ऐसे की बजाय इधर जाने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। ये वेव ऐसे ही चलती चली जाएगी, ये वेव ऐसी चलती चली जाएगी। आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर आपने कभी बारिश में, देखिए सब प्रैक्टिकल फिनोमेना है, अगर आपने कभी देखा हो, हैव यू एवर सीन, बारिश में जब स्टार्टिंग में एक दो बूंदें धीमे धीमे गिरती हैं तो आप देखते हैं होंगे कि वो छोटा छोटा पैटर्न बनता रहता है ना। फिर जब वो ढेर सारी गिरने लगती हैं तब आपको वो पैटर्न बड़ा इंटरमिक्सिंग सा दिखाई देता है। बहुत तेज बारिश होगी तो ये पैटर्न नहीं देख पाएंगे आप। हल्की हल्की बारिश हो रही, धीमे धीमे बूंदें गिर रही हों, या आप ही कहीं पर अगर कंकड़ लगातार ऐसे फेंकते जाइए तो वो रिजल्टेंट पैटर्न तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हौश पौश सा हो गया है। लेकिन अगर आप गौर करें, आप अब आगे से ये ऐसा करके देखिएगा, यू आर गोइंग टू रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप किसी वेव को फॉलो करें जो इधर से हुई, भले ही दोनों इस समय आपको मिक्सिंग पैटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर एक वेव को फॉलो करें, आप देखिए, आप देखने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ जो बढ़ रही है आप उसी को एक वेव चुन लीजिए और उसी के पीछे लग जाइए आँख कि देखिए वो आगे बढ़ रही, आपको पूरी तरीके से आगे बढ़ती दिखाई देगी। फिर आप कैसे करिए, जो इधर की तरफ ऐसे वेव बढ़ रही है आप किसी एक पे नज़र गड़ा लीजिए, आप देखिए वो आगे, तो आपको पूरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत तेज़ी से अगर ये बारिश हो रही होगी तो नहीं दिखाई देगा। तो वेव एक दूसरे की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होती, ध्यान रखिएगा। वेव्स डू नॉट गेट इफेक्टेड बाय ईच अदर। मीडियम इफेक्टेड होता है, नोट डाउन, मीडियम इफेक्ट होता है वेव में। कोई वेव यार अगर एक की बजाय 10 वेव या 10 डिस्टर्बेंस भी एक जगह होंगे ना, तो भी वो एक दूसरे से इस तरह बिहेव करेंगे जैसे दूसरा है ही नहीं। यानी मैं अगर ऐसे से मूव कर रहा हूँ, मैं ये ऐसे से मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर आप गौर करें, भूल जाइए इस पैटर्न को, तो क्या ये वेव आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही अभी भी? आप केवल इसको फॉलो कीजिए, ये जो इन गोलों को फॉलो। मीडियम कैसा दिख रहा है, मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं। ये जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, क्या ये इसके बढ़ने में कोई तरीके में परिवर्तन आया? मान लेते हैं ये सोर्स बहुत दूर है, तो इस प्रकार की वेव बढ़ रहा है, तो वेव बढ़ते बढ़ते ऐसे ना हो कि वो ऐसे जाने लगा, या ये वाला वेव ऐसे आते हुए ऐसे ना हो कि वैसा जाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये वेव आपको लगातार बढ़ती आगे दिखाई दे रही है, आगे भी फॉलो करोगे तो आगे ही बढ़ेगी, ये वाली भी वेव आगे बढ़ेगी। तो ये तो यार वैसे ही बढ़ रही है जैसे तब बढ़ती जब ये यहाँ नहीं होता दूसरा डिस्टर्बेंस या दूसरी वेव नहीं होती। यस, वेव आगे जब बढ़ती है यार, इंटरफेरेंस जब होता है, जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, जब दोनों इंटरमिक्सिंग होती हैं, जब दोनों का हस्तक्षेप होता है एक दूसरे में, तो एक दूसरे से ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि दूसरी है ही नहीं। अपना मूवमेंट एक दूसरे से होते हुए निकल जाती हैं। अगर 3 वेव होंगी, 4 वेव होंगी, हजारों वेव होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी वो पैटर्न उतना डेंस होगा, उतना कॉम्प्लेक्स होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेव के डिस्टर्बेंस से एक डिस्टर्बेंस का दूसरे डिस्टर्बेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो डिस्टर्बेंस ऐसे ही मूव कर रहा है एज इफ द अदर डिस्टर्बेंस इज नॉट देयर, द अदर वेव इज नॉट देयर। ये बात क्लियर हुई आपको। तो वेव्स के मूवमेंट इफेक्ट नहीं होते, इफेक्ट होता है मीडियम। अब इस जगह मीडियम देखो, तुमको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि मीडियम पे क्या इफेक्ट आएगा, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम पे जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। किससे देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके लिए मैं इसको रब करता हूँ और फिर से एक नए फिगर की ओर बढ़ता हूँ। ये मीडियम है, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस ऐसे मूव कर ही रहा था। ठीक है, कोई एक जगह चुन लेते हैं, मान लेते हैं ये मीडियम में ये डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, मीडियम की एक जगह ये है। यहाँ पार्टिकल को ये ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है डिस्टर्बेंस। ठीक है, मान लो इसी वक्त तुम्हारा दूसरा
डिस्टर्बेंस आ गया, दूसरी वेव आ गई। जब भी डिस्टर्बेंस कहूँ या वेव कहूँ एक ही बात है, ठीक है। मान लो दूसरी वेव यहाँ पे आ गई कुछ इस प्रकार की, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये दूसरा डिस्टर्बेंस आ गया। ये फर्स्ट डिस्टर्बेंस या फर्स्ट वेव थी, ये सेकेंड वेव आ गई। अब देखिए ये वाला पार्टिकल, अब ये वाली डिस्टर्बेंस इसको नीचे की ओर डिस्प्लेस करना चाह रहा है। तो सवाल ये है कि इस पॉइंट का या इस मीडियम के इस पोजीशन का अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? वो डिस्प्लेसमेंट यार होगा, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगा y1 प्लस y2। नहीं, y1 प्लस y2 तो मैग्नीट्यूड है, हमको डायरेक्शन स्पेसिफिक होके चलना है। यानी जो भी वेक्टरली इनका सम आ रहा होगा वही तुम्हारा रिजल्टेंट वहाँ पे आएगा। मैंने ये वेक्टर क्यों लगाया इसका मतलब समझा देते हैं। देखो यार दो ही डायरेक्शन है, तो वेक्टर में आप जानते हैं इसको आप पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, कुछ भी मान लीजिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा। दो ही डायरेक्शन है ना, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो इसको मान लेते हैं y1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दिया हमने, ठीक है। और y2 चूँकि नीचे की ओर है तो हमने वो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर कर दिया। तो वेक्टरली चूँकि ऐड होना है ना, तो ये अपोजिट, देखो यार हमेशा या तो ऊपर की ओर वाइब्रेशन होगा या नीचे की ओर होगा, है ना। तो बस तुम्हें ये बताना है ना, अगर सारे जितने ऊपर की ओर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जितने नीचे की ओर होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बस सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ समझाना है। मान लो एक जगह, अब मान लेते हैं इसी जगह एक वेव और होती, मान लेते हैं एक डिस्टर्बेंस ये भी आ रहा है, ये एक प्रकार का डिस्टर्बेंस ये भी आ रहा है, ऐसे करते हुए ऐसे, ठीक। तो इस डिस्टर्बेंस को देखो, अब ये वाला जो डिस्टर्बेंस है या ये वाली वेव है, ये भी इसको ऊपर ले जाना चाहती है, तो आप इसको 3 मान लीजिए। तो मान लेते हैं अब वेक्टरली हमने किया, तो हमने लिखा y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 और y2 एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने y1 और y3 एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने ऐसे लिख दिया, और y2 अपोजिट है तो ऐसे लिख दिया। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है ये समझ लो। मान लो ये ऊपर की ओर पहले वाली नंबर वाली वेव इसको ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना चाहती थी, दूसरी वाली वेव इसको नीचे की ओर 2 मान लेते हैं करना चाहती है, मिलीमीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। और तीसरी वाली वेव इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर करना चाहती थी। तो रिजल्टेंट देखो 5 प्लस 2 7 माइनस 2 5, यानी टोटल अल्टीमेटली उस जगह कई वेव की वजह से जो अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऊपर 5 की ओर होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, मैं समरअप कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी पॉइंट इन अ मीडियम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ऑल दी वेव्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो वहाँ पे जितनी भी वेव मौजूद हैं, मान लेते हैं 3 हैं 4 हैं, जितनी भी हैं, उन सब के वेक्टर सम की वजह से होगा। यानी मीडियम जो होता है या किसी भी पॉइंट में, उस मीडियम उस जगह में, ज़रूरी नहीं कि वहाँ कोई मीडियम हो, वैक्यूम भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जहाँ पे वेव्स एक दूसरे से मिल रही हैं ढेर सारी, किसी भी पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें जो इफ़ेक्ट आएगा वो सारी वेव्स की वजह से जो होगा वो सबको मिला के आएगा। उनको वेक्टरली देखा जाएगा कि हर एक वेव क्या कहना चाहती है उस पॉइंट से। हर एक वेव जो भी उससे करवाना चाहती है उस पॉइंट से वो अपनी मर्ज़ी से करवाएगी, क्योंकि हर एक वेव को हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं। कोई वेव भी एक दूसरे की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही है। तो जो ताकत, अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये दोनों वेव नहीं होती तो केवल ये डिस्प्लेसमेंट आता उस पार्टिकल में। मान लेते हैं ये सारी वेव नहीं होती, हटा दो इन सब वेव को, मान लेते हैं ये सब वेव नहीं होती, ठीक। तो अगर ये वेव नहीं होती तो केवल ये वेव होती, तो केवल एक डिस्प्लेसमेंट कर रही होती वो, ठीक है। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो बाकियों को भूल गए, फिर जब हम इसको y2 को काउंट करेंगे तो हम y1 को भूल जाएंगे। इस प्रकार से हर का इंडिविजुअल हम पूरा योगदान या कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उन सब के कंट्रीब्यूशन के, वेक्टर कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हुआ कि व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, ताकि इंटरफेयर कर रही हैं, then the resultant displacement of any point in a medium, yeah, in that wave medium would be the vector sum of the displacement individually produced by the different waves. Okay, is that clear? Shall we move further now? अब मान लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को
कॉम्प्लेक्स ना करके इजी वे में समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस अगर केवल दो वेव को जगह या दो डिस्टर्बेंस को एक जगह रखकर हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब समझिए, मान लेते हैं एक वेव है यहाँ मीडियम में। ठीक, अब अगर एक ऐसी ही आइडेंटिकल वेव हम मान लें यहाँ पे है, ठीक, तो आप इसको गौर कीजिए कि अगर दूसरी वाली वेव इसके सपोर्ट में इस प्रकार से आ गई, दूसरी वाली वेव भी एकदम ऐसे ही आ गई, तो आप ये बात समझिए कि यहाँ पर या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा या जो मीडियम होगा या किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टर्बेंस आएगा वो इन दोनों वेव्स की वजह से आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, चाहे ऊपर की ओर देखें चाहे नीचे की ओर देखें, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रही है ना, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ। तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस जब होता है जब दोनों वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता। अब ये फेज क्या है, ये फेज डिफरेंस क्या है? देखिए, एक वेव दूसरे वेव से कितना आगे पीछे है इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। ये मैं समझा देता हूँ आपको इस तरीके से। मान लेते हैं मैंने ये दो वायरिंग वाले तार उठा के इससे कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं, इससे मैंने दो वेव बनाई है। मान लेते हैं, काम करते हैं, एक तार ये है, एक वेव ये है, मान लेते हैं एक वेव ये जनरेट हो रही है और एक वेव ये जनरेट हो रही है। तो इस समय अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। देखिए, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? इन दोनों वेव को हम एक साथ कर लें तो इन दोनों वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप इसको देखिए, उसको मत देखिए। ठीक, अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये थोड़ा आगे पीछे होती हैं, अब इनके बीच में फेज यानी वेव आगे पीछे कितना हो गई, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होने लगा। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो गई। देखो, आप समझ रहे हैं ना? अब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट, तो इस समय ये एक दूसरे को एकदम कैंसिल कर देंगी। अगर इस समय पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी एक दूसरे को, एक दूसरे का कंट्रीब्यूट कर रही थी, तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस जब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रह जाता, अभी मैं फेज डिफरेंस और क्लियर कर दूंगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव कहा जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये आगे चली गई होती, ये वेव एक दूसरे वेव से आगे पीछे होती, दोनों की फ्रीक्वेंसियों में कुछ अंतर होता। अब मान लेते हैं जब ये वाली पोजीशन होती, तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पर देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे को पूरा नलीफाई कर रही हैं, है ना? तो आप ये समझ गए कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है ना, एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं। ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव क्या है? डिस्ट्रक्टिव ये है कि एक दूसरे के पूरा आउट ऑफ फेज हो जाती हैं, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी यहाँ पे, है ना? यानी मीडियम पार्टिकल जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो भी मीडियम पार्टिकल होगा, जितनी फोर्स ये ऊपर की ओर लगा रही होगी उतनी फोर्स नीचे की ओर लगा रही होगी, रिजल्टेंट पार्टिकल यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं मूव करेगा। आप समझ में आ रही बात? यहाँ पे यही रिजल्टेंट पार्टिकल यहाँ पे होता, जो देखो एक उसको ऊपर ले जाना चाहिए, दूसरा भी उसको ऊपर ले जाना चाहती है। तो याद रखिएगा, जब दो वेव के क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ऐसे मिल जाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है, और जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिल जाता है ना, एक दूसरे को नलीफाई कर देती हैं। और ऐसा कब होता है आप ये देख लीजिए, यानी कि अगर ये वेव, अगर ये मान लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, लगातार चलती जा रही हैं, ठीक है, लगातार, ये वेव इतना नहीं है, वो लगातार हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं अगर वो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव हुई तो ये वाला केस होगा, है ना? और अगर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव हुई, ऐसे कर लीजिए, तो अगर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव हुई तो ये वाला केस होगा भाई, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी। ठीक है, तो वेव अगर आगे पीछे है एक दूसरे से, यानी वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस है तो ऐसा पॉसिबल है। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर ये पूरा एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये पूरा एक दूसरे को डिसकंट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रक्टिव है तो ये कंस्ट्रक्टिव है। मान लेते हैं इसके बीच में कहीं पे है, यानी एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव, तो उसके बीच का केस होगा। इधर जो रिजल्टेंट आएगा, देखो इस समय ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये कम होने लगेगा, दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कम होने लगेगा, है ना? ये कंस्ट्रक्टिव मतलब मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग केस। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा जितना ही फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा उनके बीच में। अब इससे आप देख के समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक वेव ये है, ठीक है, आप जानते हैं, अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक जनरल वेव की बात कर रहे हैं, ये साइनोसॉइडल वेव है, एक साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। साइन जो फंक्शन होता है ना यार, ऐसी है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअली।
देखिए ऐसा है ना कि जब कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन करती है, तो पीरियोडिक मोशन मैंने यूँ क्यों कहा, क्योंकि पार्टिकल्स, अगर आप देखा जाए तो ये वेव जो है ये अपने आप को रिपीट कर रही है, इसके बाद यही पैटर्न आपको बार बार रिपीटेड होता दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार का पीरियोडिक मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो साइन वेव जो होती है, जो साइन फंक्शन होता है y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो चूंकि ये वेव जो है वो एक साइन वेव की तरह बिहेव कर रही है, इसको इसीलिए इसको साइनोसॉइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल, ठीक है, क्योंकि ये साइन वेव की तरह बिहेव करती है, इसलिए कभी कभी इस वेव मूवमेंट को साइनोसॉइडली कहा जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग केस कंस्ट्रक्टिव हो गया और मोस्ट डिसकॉन्ट्रीब्यूटिंग फेस डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस होगा, जो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, कितना फेस डिफरेंस होगा जब कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे 2 मिनट में, है ना। अब ये समझ लीजिए कि फेस डिफरेंस का क्या मतलब होता है। एक जनरल वेव बना लेते हैं, मान लेते हैं एक जनरल साइन वेव को देखते हैं। तो ये 0, ये 2 पाई, ये पाई, मान लेते हैं कि एक जनरल वेव हमारी है, इसका पीरियड है 2 पाई, मान लेते हैं। पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके बाद ये फिर रिपीट होती है। मान ले दूसरी वेव जो डाल रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है ना। तो ये इस प्रकार से आप ऐसे दोनों को बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा गैप कर दिया, आप चाहें तो एकदम चिपका के बना सकते हैं, है ना। इन दोनों वेव के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे, है ना। देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक वेव जब प्रोड्यूस हुई, दूसरी वाली वेव आगे पीछे उसके प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये जो आ गया इनके बीच में एंगल का डिफरेंस, इसी को फेस डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस समय अगर फेस डिफरेंस 0 है तो और आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस समय फेस डिफरेंस π/2 हो गया और आगे बढ़ा दीजिए। अब इस समय इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना आ गया? पूरा पाई। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब मैं इक्वेशन लिखूंगा आपको, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग को समझना है मैथमेटिकली, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग समझ लेंगे कि जो रिजल्टेंट वहाँ पे आएगा फाइनल, उस जगह उस मीडियम का जहाँ एक से ज़्यादा वेव या डिस्टर्बेंस मीट हो रहे होंगे, तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा मैथमेटिकली, वो कितना आएगा, उससे हम लोग पता करेंगे मैथमेटिकली कि इंटेंसिटी वहाँ पर रिजल्टेंट वेव की क्या हो जाएगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 2 वेव आ रही हैं, एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही हैं, तो मीडियम में किसी भी जगह पर जो पैटर्न बन रहा है वो अपनी जगह है। किसी भी जगह पर हमें ये देखना है कि वो पॉइंट रिजल्टेंट 2 वेव के आने से कैसा मोशन कर रहा है। मान लो पहले वाले ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया क्या? A1 साइन ओमेगा टी। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या लिखा यार, ये मैंने, जब कोई वेव होती है ना तो उस वेव में जो ये मीडियम पार्टिकल होते हैं, मान लेते हैं जो ये वेव, इस वेव में जो डिस्टर्बेंस होता है किसी पॉइंट पर, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट, उसकी जो लोकेशन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन के अबाउट, उसकी इक्वेशन है ये। किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर आप ये बता सकते हैं कि डिस्टर्बेंस की अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन के अबाउट ही डिस्टर्बेंस मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मीन पोजीशन के अबाउट उस डिस्टर्बेंस की जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है। इस समय डिस्प्लेसमेंट, इस समय डिस्प्लेसमेंट, इस समय डिस्प्लेसमेंट, इस समय, ये सब आप पता कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं ये हमारी एक साइन वेव थी, 0 से 2 पाई पीरियड की थी, मान लेते हैं। इस समय आप जानते हैं ये पाई है, इस समय ये जानते हैं आप π/2 है, मानते हैं ना। तो ये ओमेगा टी है क्या? ये थीटा ही है। ये एक्चुअली ये एंगल्स ही लिखे हैं, एंगल के टर्म्स में कितना आगे पीछे। तो आप ये थीटा आप जानते हैं ना, ओमेगा होता क्या है? एंगल अपॉन टाइम, जितना एंगल कवर किया अपॉन जितना, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको। तो थीटा को इसने ओमेगा टी लिख लिया है, तो थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख लिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको A1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इस समय देखिए थीटा है कितना? π/2। तो अगर थीटा की जगह आप π/2 रख देंगे यहाँ पे, इस समय जानना है मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है मैक्सिमम है इसमें m, तो अगर π/2 रख देंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो ये चीज़ पूरा 1 हो जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? A1 आ गया ना, यानी मैक्सिमम, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जो वेव आपकी किसी भी वक्त मीडियम अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है उसकी लोकेशन है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, रिजल्टेंट, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लेते हैं एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इतना आ रहा है, और दूसरी वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाई मान लो। अब आप कहेंगे फाई, ये फाई तो फेज डिफरेंस है ना यार, जो बता रहा है कि वो जो दोनों वेव हैं वहाँ पर वो कितना आगे पीछे हैं, है ना, ये फाई तो है। अब मान लेते हैं कि वो दोनों वेव कोई फेज डिफरेंस नहीं होता उनके बीच में, तो ये फाई 0 हो जाता। लेकिन मान लेते हैं वो वेव आपस में एक दूसरे से कुछ आगे पीछे हैं, तो यही आपको फाई बता रहा है कि कितना आगे पीछे है। आई होप ये बात समझ में आई आपको। ठीक, तो ये अब जो रिजल्टेंट सुपरपोजिशन कहता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 आप कर दीजिए। y1 प्लस y2 करेंगे तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, है ना, समझ में आई बात, ये t है, ठीक, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं ऊपर ये मिटा दे रहा हूँ, y1 इतना है और ये y2 है। अब एक काम करो यार, इसको खोल लो जरा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखो ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से खोला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 तो मल्टीप्लाइड है कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्या बचेगा, a1 इधर बचेगा इसमें और वहाँ बचेगा a2 कॉस फाई, क्योंकि साइन ओमेगा टी तो कॉमन ले रखा है, प्लस इस वाले इक्वेशन में तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई अपनी जगह है ही। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अब देखो मैं कुछ सपोज करने जा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं क्या सपोज करने जा रहा हूँ अभी बताता हूँ। a1 प्लस a2 कॉस फाई जो है एक्चुअली एक कॉस का फंक्शन है। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग, इस पूरी चीज़ में अगर देखा जाए तो ये तो न्यूमेरिकली क्वांटिटी होती है, कॉस फाई एंगल है, तो फंक्शन कॉस का है, तो आप इसको r कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस का फंक्शन है तो r कॉस थीटा हमने अल्टीमेटली इसको एज्यूम कर लिया कि r कॉस थीटा किसी फंक्शन के बराबर होगा। और आप a2 साइन फाई को आप r साइन थीटा मान लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को मैंने r कॉस थीटा मान लिया और a2 साइन फाई को मैंने r साइन थीटा मान लिया। आई होप ये बात समझ में आ रही है। क्यों मान लिया अभी समझाऊंगा कि ये साइन का फंक्शन है, तो हमने इसको अल्टीमेटली एक साइन का फंक्शन की पूरी वैल्यू इतने के बराबर होगी एज्यूम कर लिया, ये वैल्यू इतने के बराबर होगी एज्यूम कर लिया। कॉस का फंक्शन था इसलिए कॉस लगा दिया, साइन का फंक्शन साइन लगा दिया। अब ये मैंने क्यों सपोज किया आपको समझ में आया। a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह r कॉस थीटा प्लेस कर दो और a2 साइन फाई की जगह r साइन थीटा प्लेस करो। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो मैं यहीं पे मिटा कर देता हूँ, वो आप अपने कॉपी में आप इसकी जगह एज्यूम कीजिए। तो साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह मैंने लिख लिया r कॉस थीटा। तो r कॉस थीटा लिखना तो r पहले लिख लेते हैं और लिख लो कॉस थीटा। ठीक, प्लस a2 साइन फाई की जगह r साइन थीटा लिख लो, तो प्लस लिखो r साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी तो अपनी जगह है ही, उसको रहने दो। ठीक है, इसको दो मिटा। ये बात समझ में आई आपको। अब आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। देखो r को ले लो कॉमन, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अगर a ओमेगा टी है b थीटा है तो देखो साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब जरा गौर से देखो यार, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया ये केवल यही साबित करने के लिए था। इट वॉज ओनली टू प्रूव दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच केम इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ अ वेव, बिकॉज दिस इज अ वेव इक्वेशन। वेव में
मीडियम की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, व्हाट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो यार ये भी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक वेव है, बस यही प्रूफ करना था। ये बात समझ में आई। अब बाकी चीज़ें हम लोग वहाँ से करेंगे। ये प्रूफ हो गया कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी वेव आ रहा है, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी कंडीशन डेवलप करेंगे हम लोग कि कब वो रिजल्टेंट जो हमारे पास वेव आ रही है कब वो मैक्सिमम होगी कब वो मिनिमम होगी, वही हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो देखो वो यहाँ इन दोनों इक्वेशन जो एज्यूम किया है हमने उससे होगा a1 + a2 cos phi r cos थीटा। इन दोनों इक्वेशन को पहले करो स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर करते हो, यानी इतना बात लिख लिया, नोट किया ना, आपको आगे करना है ये, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। स्क्वायर करो, ठीक है। इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यार ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, और उधर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा a1² प्लस, जब ये पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a2² cos² phi प्लस 2ab cos थीटा। 2a है तुम्हारा a1, b है तुम्हारा a2 cos phi, ठीक है, 2ab हो गया। और इज इक्वल टू उधर हो जाएगा r² cos² थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको। आगे देखो, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a2² sin² phi इज इक्वल टू, ये पूरी चीज़ का स्क्वायर, ये हो जाएगा r² sin² थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन के रिजल्टेंट LHS और RHS को ऐड कर दो। तो अगर कर देते हो ऐड तो देखो होगा क्या, इस पूरी चीज़ में ये ऐड हो जाएगा, इस पूरी चीज़ में ये ऐड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ प्लस r² sin² थीटा, और इस पूरी चीज़ में मैं ये ऐड कर दे रहा हूँ, इक्वल टू हटा दे रहा हूँ। तो अब ये पूरी चीज़ बराबर टू इस पूरी चीज़ के। अब देखो इस इक्वेशन में गौर करो, a2² cos² phi, a2² sin² phi, इन दोनों में a2² कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लेते हैं ज़रा, ठीक है। मैं अब इतने चीज़ को अलग से लिख रहा हूँ, देखो इतनी चीज़ को, ये a1² है प्लस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, a1² प्लस a2² अगर हमने कॉमन ले लिया था तो sin² phi प्लस cos² phi, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और उधर देखो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो अगर मैं r² कॉमन ले लूँ यहाँ पे इधर इस साइड में, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, sin² a प्लस cos² a, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। sin² a प्लस cos² b वाला फॉर्मूला नहीं है ये, दोनों में एंगल एक ही है, फाई फाई, थीटा थीटा। जब भी ऐसा होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² a प्लस cos² a, sin² x प्लस cos² x, ये तो 1 होता है यार, ये पूरा 1 होता है। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। हटा दो इन दोनों को यार, ख़त्म करो झंझट, हटाओ इसको, उधर भी हटाओ, वो भी 1 हो गया। क्या आ गया, a1² प्लस a2² 2a1 a2 cos phi, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ a1² प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 cos, और ये बराबर किसके हो गया, r² के। ये बात समझ में आई आपको। अब एक काम कीजिए, आपको पता है कि किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब चमक, हाउ मच ब्राइट अ लाइट इज, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी खोलोगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो k मान लो a², ठीक है। तो ये याद रखना, इस पूरी इक्वेशन में k मल्टीप्लाई कर दो, सबके लिए k में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक ही मीडियम की वेव है ना, k इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम लोग k सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं k, ठीक है, इधर भी k कर लो, समझ में आई बात। तो ये क्या चीज़ हो गई यार, पहली वाली वेव की इंटेंसिटी हो गई है I1 हो गई है। क्या हो गया ये I1, क्योंकि मैंने कहा ना I = k², तो पहली वाली वेव की आखिर I1 क्या होगा, पहली वाली जो वेव होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो उसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर k टाइम्स। तो ये I1 हो गया, ये क्या हो गया, ये I2 हो गया। अब ये k है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर √k और √k आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे √2 हो तो मल्टीप्लाई होके 2 हो जाता है ना, तो ये k ही हो जाएगा ना।
√2 का मतलब 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 ऐड करो 1 हो जाएगा। क्या होगा, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो मैं इस k को ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ मैं? √k एक और लिख दिया। अब आगे देखो, ये जो a1 है, ध्यान दो यहाँ पे k था तो k की जगह √k 2 बार लिख दिया। अब ये जो a1 है जब रूट के अंदर जाएगा तो ये a1 स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। 2 को अपनी जगह लिखे रहने दो, कि रूट के अंदर जाएगा तो ये a2 स्क्वायर हो गया ना। जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ आ रही होगी। √k मल्टीप्लाई होके k हो जा रहा होगा, a1 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा a1 हो जाएगा, a2 स्क्वायर रूट से बाहर a2 हो जाएगा। क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। और kr² क्या है? जो रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। और cos फाई अपनी जगह लगा रहेगा, cos फाई में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो यार ये क्या हो गया, √k1 स्क्वायर k स्क्वायर i1 ही तो है, k2 स्क्वायर i2 तो है। तो इसकी जगह क्यों ना हम लोग i1 लिख दें और क्यों ना इसकी जगह हम लोग i2 लिख दें, ठीक। अब मैं बाकी सब मिटा दे रहा हूँ और इस इक्वेशन को अच्छे से ऊपर लिख ले रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ नोट नहीं किया है तो पॉज करके वीडियो को या पीछे जाके आप देखकर अपनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो क्या आई है, इस चीज़ को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। आ गई है i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 √i2 cos फाई। अब देखो ऐसा है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब ये पूरी चीज़ मैक्सिमम कब होगी, हमको पता है। ये पूरी चीज़ में जो चेंजिंग फैक्टर है वो ये है, वेव्स के फेज डिफरेंस की वजह से ये चीज़ मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। कि आप खुद समझ सकते हैं ना यार, जब दो वेव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो मैक्सिमम चमक होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब जब दो वेव एक दूसरे को पूरा खा लेंगी, एक दूसरे को पूरा दे आर गोइंग टू ईट अवे ईच अदर, देन व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी ओवर देयर, देयर वुड बी नो इंटेंसिटी व्हाटसोएवर। ओके, इस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी, इस समय मिनिमम इंटेंसिटी, इस समय मैक्सिमम, इस समय मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब ये हो गया, cos फाई जब 1 होगा तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये तुम्हारा I मैक्स आ जाएगा। तो I मैक्स कितना आ जाएगा उस समय, देखो ये हो जाएगा i1 प्लस i2। ये ध्यान से देख लो भाई, 2i1 i2, ठीक है। तो क्या हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही लिख सकते हैं, √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर प्लस 2 √i1 i2। अरे यार √i1 का स्क्वायर तो i1 ही हो जाएगा ना, ऐसे लिख लिया और क्या है। तो ये हो जाएगा √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ लो, मिनिमम भी इसी को मिटा के लिखने वाला हूँ, जल्दी से नोट करो। मिनिमम इंटेंसिटी कब आएगी, जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि अधिकतम cos की वैल्यू क्या होती है यार, cos का फंक्शन देखो ना, आप जानते हैं cos का फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब -1 होगा तो ये मिनिमम हो जाएगी। तो I मिनिमम कितनी आ जाएगी, देखो यार, वो हो जाएगी i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2। cos फाई की जगह -1 रखोगे तो ये पूरी चीज़ माइनस हो जाएगी ना, तो यहाँ माइनस लिख लो, ये वही तो है क्या ये। अब मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर -2 √i1 i2। क्या इसको हम लोग √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यही तुम्हारी I मिनिमम हो गई। देखो अब मैं जनरल इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ये मैक्सिमम का केस है और ये मिनिमम का केस है। जनरलाइज करते हैं इसको। अगर जनरलाइज करें तो अगर दो वेव, ये वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई है, हल्की सी इसके मुकाबले, तो ये धीमे 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 इस समय कंस्ट्रक्टिव थी, थोड़ा थोड़ा आगे गई, फिर डिस्ट्रक्टिव हो गया, फिर आगे बढ़ती गई तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। मेरे पास बहुत बड़ा तार तो है नहीं, मैं दिखाते जाता है ना। तो कंस्ट्रक्टिव हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई, कंस्ट्रक्टिव हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी का अगर उनमें थोड़ा सा अंतर है तो ये हमेशा ऐसा होता रहेगा। तो कब कब वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव होंगी। अब देखो फिर से यहाँ पहुँच गई तब भी कंस्ट्रक्टिव है, देखो एक दूसरे सपोर्ट कर रही है ना। एक्चुअली ये देखिए, आप ये देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये अब डिस्ट्रक्टिव हो गया, फिर आ गया वो, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। एक ही वेव तो हो गई। एक्चुअली
इतने में ये वाली पीली का मैं ये वाला हिस्सा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो तो इतनी ही बना है ना, एक साइकिल बनी है इसमें। तो ये कंस्ट्रक्टिव कब कब होंगी, ये cos फाई मैक्सिमम कब कब होगा, जब फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो, 4 पाई होगा, ऐसे करते हुए जब भी होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव लिख लो। तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहें तो हम लोग लिख लें 2n पाई। अब 2n पाई क्यों लिखा, अरे यार n की वैल्यू तुम 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे करते जाओ। देखो जनरल इक्वेशन आ गई ना, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे जब यहाँ पे तो 2 इंटू 1 1, 2 पाई, ये आ जाएगा। 2 रखोगे 2 इंटू 2, समझ में आया ना, 2 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 इंटू पाई रखोगे 2 पाई हो जाएगा। 2 इंटू एन की जगह 2 रखोगे पाई, 4 पाई हो जाएगा, और इस तरह चलता जाएगा, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई आपकी, ये देख लीजिए आपकी 2n पाई। इतनी बात समझ में आई आपको। अब डिस्ट्रक्टिव के केस में समझ लो, अभी मैं फेज डिफरेंस बता रहा हूँ, अभी मैं आपको पाथ डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले इसको समझ लो फिर ये देख लेना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो आपको पता है कि जब दोनों के बीच में कितना कितना अंतर हो, अब आपने देखा फिर से 0, 2 पाई और आगे चली जाएगी 4 पाई, ये सब पॉजिटिव है। 0, अब ये देखो पाई पाई, अब देखो जब पाई हुआ तो ये 0 होगा यहाँ आपस में रिजल्टेंट। इसी प्रकार से ये डिस्ट्रक्टिव या एक दूसरे को 0 करने वाली केस कब कब होगा, ये होगा पाई पर होगा, ध्यान से नोट कीजिए, 3 पाई पे होगा, 5 पाई पे होगा, ऐसे होता जाएगा, है ना। जब जब दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, 0 पे होंगी, फिर उसके बाद ये 3 पाई पे रिपीट होगा। तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ 2n+1 पाई। तो आप कहेंगे कि मैंने ये 2n+1 लिखा है, बहुत सी किताबों में 2n-1 भी लिखा होता है। एक ही चीज़ है यार, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर 2n+1 पाई लिया है तुमने तो n की वैल्यू तुम 0 शुरू करो, 0 1 2 3, और जब अगर 2n-1 लिया है तो n की वैल्यू तुम 1 शुरू करो, 1 2 3। तो n की वैल्यू जैसे लेना चाहते हो उस हिसाब से यही फॉर्मूला सही है। देखिए देखो इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 बचेगा क्या, पाई आ गया। फिर अगर n की वैल्यू 1 रखोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3 पाई आ गया, 5 पाई आ गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 मत रख देना, यहाँ की वैल्यू पहली वैल्यू n की वैल्यू 1 रखना होगा आपको। 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 पाई आ जाएगा। फिर इसको 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 पाई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 लेके चलना, यहाँ की n की वैल्यू तुम्हारे में जो इच्छा हो वो लेके चलना। रिप्रेजेंट करने के लिए n की वैल्यू बतानी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये फॉर्मूला है तो n की क्या क्या वैल्यू उससे लेनी पड़ेंगी, जनरल इक्वेशन आपको बतानी पड़ेगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या आएगी, फेज डिफरेंस की वैल्यू है, किसकी, फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस कितना दो वेव के बीच में होना चाहिए वो बताने वाला ये जनरल फॉर्मूला है। 2n पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगर फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो 2n-1 या 2n+1, इसी को ले लो। चलो 2n+1 पाई होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ये बात समझ में आई आपको। अब एक छोटी सी चीज़ और बची है, मैं ये जो आपको फेज डिफरेंस बता रहा था, बहुत सी जगह फेज डिफरेंस की जगह पार्ट डिफरेंस में काम आएगा। तो ये फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस क्या है, ये बहुत आसानी से समझ में आएगा यार, जरा कायदे से तुम थोड़ा मिनट के लिए समझ लो, अभी आपको फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक रिलेशन हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस का, फेज डिफरेंस है क्या, पहले पार्ट डिफरेंस बाद में बात करते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है कि एक डिस्टर्बेंस जो है दूसरा डिस्टर्बेंस उससे कितना आगे पीछे निकला है ये बताना है, या कितना आगे पीछे दूसरी वेव निकली है। डिस्टर्बेंस की जगह ऐसा बोल लो, दूसरी वेव इतनी आगे निकल रही है तो इतना फेज डिफरेंस हो गया, दूसरी वेव ऐसे निकल रही है। अब जब इतनी वेव बनाता हूँ तो यार पूरी भी कंप्लीट करो ना उसको, वो तो मैं उतना सा बना के दिखा देती, दिखाने के लिए कि कितना आगे पीछे है ये, ठीक है। दूसरी वेव ऐसे निकली है तो ले ये वाली कहानी हो जाएगी, और क्या दोनों दूसरे को काट देगी, ठीक है। मैं मिटा के फिर से बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये वेव है मेरी, है ना, तो दूसरी वेव या दूसरा डिस्टर्बेंस, देखिए होता क्या है कि देखिए डिस्टर्बेंस है क्या, फिर ये डिस्टर्बेंस जो यहाँ ये पार्टिकल या मीडियम जो है ऊपर की ओर वाइब्रेट कर रहा है। अब ये मीडियम दोबारा ऊपर की ओर वाइब्रेट इस पोजीशन में ये दोबारा कब आएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो है, लेकिन यहाँ अब अल्टीमेटली डाउन होता हुआ यहाँ ऊपर की ओर जाता हुआ था, ये फिर से एक साइकिल के बाद आएगा, है ना, फिर से एक साइकिल के बाद
ये फिर से वही पोजीशन पे आएगा। जो पोजीशन पे यहाँ पे है, इस पोजीशन पे फिर से दोबारा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो पोजीशन पे यहाँ पे है, फिर से ये दोबारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हर दो दूरियों के बीच में, हर दो डिस्टर्बेंस, ये कितना डिफरेंस इनके बीच में, 2 पाई का। ये डिफरेंस कितना है, 2 पाई। हमेशा वो रेपिटेशन जो होगा वो 2 पाई के बाद ही होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक वेव है ना, ये हार्मोनिक्स वेव है, इसीलिए ये फंक्शन साइन कॉस के टर्म्स में लिखा जाता है ना। लिखते हैं आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शन y = a साइन थीटा या ओमेगा टी लिखो, थीटा लिखो, या थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दो, यानी कि 2 पाई के बाद ये रेपिटेशन होता है। तो आप ये बताइए कि जब 2 पाई फेज डिफरेंस होता है साइकिल के टर्म्स में, हाइपोमने ना, देखिए ये वाइब्रेशन जो हो रहा है मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एक वाइब्रेशन जब ये होता है उसके बाद अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं, और फिर ये वाइब्रेशन दोबारा फिर से 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो इसको कहते हैं साइकिल। एक साइकिल जब ये रिपीट कर लेता है तो उसमें जो डिस्टर्बेंस बढ़ता है आगे, वो कितना बढ़ जाता है, लैम्डा के बराबर। तो ये हो गया पाथ का डिफरेंस। इस वाइब्रेशन के बीच में साइकिल का डिफरेंस हुआ अगर 2 पाई, तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जब 2 पाई का फेज डिफरेंस, ये अपने से लिखो, मैं केवल बोल रहा हूँ, 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा का होगा। जब यूनिट फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में, तो पाथ डिफरेंस होगा λ/2 पाई। वर्ड्स को मेरे सुनिए और एज इट इज लिखिए। तो जब कोई भी एंगल फाई ले लेते हैं हम लोग फेज डिफरेंस, तो उसके रिस्पेक्ट में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 पाई इंटू फाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है, फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस का कन्वर्जन इक्वेशन है, फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब इसी का तुम उल्टा भी लिख सकते थे। लैम्डा का जब पाथ डिफरेंस हो तो इसका मतलब जब दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का। जब यूनिट लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, जब यूनिट डिफरेंस हो, जब यूनिट पाथ डिफरेंस हो, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा का। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा डैश हो तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। ये भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये क्या आ गया, ये पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस का इक्वेशन आ गया, कन्वर्जन टू फेज डिफरेंस। ये बड़ा काम आएगा क्योंकि जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने जनरलाइज की थी ना फेज डिफरेंस के टर्म्स में, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अब पाथ डिफरेंस के टर्म्स में जनरलाइज करने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, देखो आपको मैंने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने बताया था ना cos फाई 1 होना चाहिए, और उसके लिए क्या था, फाई की वैल्यू थी 0, 2 पाई, 4 पाई, इस पर रिपीट हो रहा था। तो हमारा जनरल इक्वेशन आ गया था 2n पाई, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी लो, 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 लोगे 2 पाई, इस तरह जाएगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास था 2n + 1 पाई, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी थी भाई, 0, 1, 2, 3, 2n - 1 लिखोगे तो n की वैल्यू तुम 1 से शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन वैलिड है। ये कंस्ट्रक्टिव की, ये डिस्ट्रक्टिव की। तो जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है, इसको पाथ डिफरेंस में तुम कन्वर्ट कर लो। ये फेज डिफरेंस के बीच में दो वेव्स या दो डिस्टर्बेंस के बीच में फेज डिफरेंस जब 2n पाई का होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव देंगे, जब 2n + 1 पाई का होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव देंगे, वेयर n = दिस मच। इसको पाथ डिफरेंस टर्म्स में लिख लो। अभी मैंने तुमने बताया ना, क्या बताया है, जब 2 पाई का फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा का, जब यूनिट का फेज डिफरेंस हो तो λ/2 पाई, है ना। अब यहाँ पर एंगल इतना, जब इतना फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, यानी 2n पाई का जब फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा λ/2 पाई इंटू 2n पाई, ठीक है। ठीक, अब इसमें यार क्या क्या काट सकते हो, 2 पाई काट दो तो ये कितना आ गया, n लैम्डा, ठीक है। तो जब 2n पाई कंस्ट्रक्टिव के लिए केस आ गया आपका, फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, है ना। ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए और ये फेज डिफरेंस होना चाहिए, आप लिख लीजिए। ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, ठीक है।
n की वैल्यू वही रहेगी 0 1 2, ठीक है। अभी मैं इसको समझा के भी लिख दूंगा दोबारा, तो आपके पास मैं ये मिटा के लिख भी दे रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्टिव के लिए समझ गए हैं। अभी मैं दोनों को एक साथ करके लिख दूंगा, कोई परेशान जरूरत नहीं। पहले डिस्ट्रक्टिव का देख लो, फिर से वही बात है। डिस्ट्रक्टिव का जनरल फेज डिफरेंस क्या था हमारा पास, 2n+1 पाई था, वेयर n इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे करते हुए, ठीक, ठीक है ना, ठीक। अब आगे देखो, फिर से वही बात, आपको पता है 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, जब यूनिट फेज डिफरेंस होता है तो λ/2 पाई होता है। तो यहाँ कितना एंगल है, 2n+1 पाई है, तो लिख लो यार, यानी 2n+1 पाई का जब फेज डिफरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 पाई इंटू 2n+1 पाई, ठीक। पाई से पाई उड़ा दो, आपके पास क्या आ गया, 2n+1 λ/2, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे करते हुए, ठीक। तो ये डिस्ट्रक्टिव का केस आ गया तुम्हारे पास। ये फॉर्मूला नोट कर लो, किसका है ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा, जब फेज डिफरेंस इतना हो, जब फेज डिफरेंस इतना हो, या जब पार्ट डिफरेंस इतना हो। n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करते हुए फेज डिफरेंस इतना हो, n की वैल्यू 0 1 2, n की वैल्यू सेम है 0 1 2, ठीक है। आप ये जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। n की वैल्यू इसके लिए हो, इसके लिए हो, 0 1 2 रखते जाओ। पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में ये सारी वेवलेंथ देंगी, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, आप महसूस भी कर सकते हैं। आप देखिए ये वेव लैम्डा है, जब ये कितना आगे पीछे चली गई, देखो ये वेव तो बनी हुई है, तो इस पर हम मान लेते हैं ये वेव बनी है। अब देखो, अब ये वेव अगर इतनी आगे चली गई, ये सेम फेज डिफरेंस था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था, ये आगे गई, अब जब ये यहाँ पहुँच गई तो देखो ये वेवलेंथ के टर्म्स में कितना आगे चली गई। अगर ये पूरी वेवलेंथ लैम्डा है तो ये वेवलेंथ के टर्म्स में इतनी आगे चली गई ना, ये यहाँ थी, ये यहाँ पहुँच गई, तो λ/2 आगे गई कि नहीं, λ/2 इतनी लेंथ λ/2 है, तो λ/2 आगे गई। तो जब n की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो 2 × 0 + 1 λ/2 आ जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा +1, तो ये आएगा ऐसे λ/2 पे आएगी, फिर उसके बाद लैम्डा पे आएगी, 3 λ/2 पे आएगी, ऐसे करते हुए आएगी, ठीक है। अब तो तुम्हें याद ही हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए, जब फेज डिफरेंस कितना हो 2n पाई, ठीक है, या पार्ट डिफरेंस हो n लैम्डा, है ना, जब बार बार वही लैम्डा प्रोड्यूस होगा। अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये फिर से रिपीट कब होगी, ये फिर से रिपीट होगी ये, तो जब ये पूरा लैम्डा इतना आगे निकल जाएगी तो फिर से रिपीट होगी। देखो अभी ये कोइंसाइड कर रही थी, ठीक है, अभी आगे बात कम कोइंसाइड करेगी, जब ये इतनी दूर आगे निकल जाएगी फिर कोइंसाइड कर जाएगी, तो फिर से कंस्ट्रक्टिव दे देगा, है ना, ऐसे बार बार ये करती रहेगी, ठीक है। तो कब कब करेगी, आप n की वैल्यू यहाँ दोनों के लिए n की वैल्यू 0 पर 1 पर 2 पर, यानी कि जब पार्ट डिफरेंस 0 हो, या तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, जब इतना इतना होगा, है ना, जैसे यहाँ पे था ना, n की वैल्यू दोनों के लिए वैलिड है, पाई पे फेज डिफरेंस हो, 2 पाई पे हो, 3 पाई पे हो, ऐसा देता है ना, या पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में 0 पे हो, लैम्डा पे हो, 2 लैम्डा पे हो, इतना फेज डिफरेंस हो। वही यहाँ पे भी देखो, पाई पे देता है, 2 पाई पे देता है, 3 पाई पे देता है, ऐसे ऐसे से पार्ट डिफरेंस टर्म्स में λ/2 पे देता है, लैम्डा पे 3 λ/2 ऐसे, 5 λ/2 ऐसे पे देता है, ठीक है, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगले उसमें हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे उसको, अगर पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको।